नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अ, आपको तो पता ही है कि अभी पिछले 4 दिन बल्कि 6 दिन से संसद में संविधान पर बहस चल रही थी। 2 दिन तो लोकसभा में चली और 2 दिन राज्यसभा में। बहस क्या चली, तू तू मैं हुई, एक दूसरे पर आरोप लगाए और कोई सार्थक बहस मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ निकली। न कोई प्रस्ताव पास हुआ, न कंक्लूड हुई बहस। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में जो भाषण दिया या जो बहस का जवाब दे रहे थे, वो खड़े हुए हस्तक्षेप किया उन्होंने बहस के अंदर और एक ऐसे शब्द बोल दिए कि उससे सारा माहौल ही बिगड़ गया। न केवल लोकसभा या राज्यसभा में बल्कि पूरे देश में उसका जो है असर हुआ। और आज जगह जगह पूरे देश के अंदर उनके खिलाफ जो है आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है। उन्होंने बहस पर बात करते करते ये कह दिया कि आजकल अंबेडकर साहब का, मतलब साहब तो बोला ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अंबेडकर साहब का फैशन, नाम लेने का फैशन हो गया है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, हर बात में अम्बेडकर जोड़ देते हैं। इतनी बार अगर अम्बेडकर का नाम लिया, उतनी भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो एक बात तो ये है कि शाह साहब को ये नहीं मालूम है कि एक बार स्वर्ग पहुंचने के बाद बार बार जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी माइथोलॉजी जो है, ये सारा दर्शन जो है, ये फिलॉसफी जो है, ये मनुस्मृति से आती है। और मनुस्मृति का अब इस संविधान की बहस में कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए एक तरह से उन्होंने मतलब उपहास उड़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर का और ये सारी बातें कही। इस पर हंगामा होना ही था, जो हुआ। और फिर दूसरे दिन पार्लियामेंट के बाहर भी प्रदर्शन वगैरह हुए। और इतना ही नहीं, बात और दूर तक चली गई। शाह साहब ने उस पे एक, जब देखा कि बात बिगड़ रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि अन्यथा वो करते नहीं हैं, मोदी ने तो आज तक नहीं की। और उसके बाद मतलब जो है उन्होंने ये कहा कि मेरे सब शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश। भाई, तोड़ मरोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपका राज्यसभा में भाषण है, वो भाषण तो एज इट इज है, उस भाषण को निकाल करके देख लो, कितना तोड़ा कितना मरोड़ा सब पता लग जाएगा। लेकिन वो आज तक भी सामने नहीं आया। इसी तरह संसद के बाहर कल हंगामा हुआ और बात यहाँ तक पहुँच गई कि राहुल गांधी पर एफआईआर लॉन्च करा दी, और वो भी उन धाराओं में जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है। अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है, और ये कहते हुए कि इन्होंने धक्का मुक्की की, हिंसा की। अब धक्का मुक्की की तो उसका भी वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगा, लेकिन वो फुटेज नहीं बता रहे हैं, कहीं पे भी कोई प्रूफ नहीं है, जमा नहीं जमा खर्च है। तो इसके ऊपर इसके क्या अब आगे परिणाम होंगे, इस पर हम बात करेंगे आज। मेरे साथ शंकर जी चौधरी हैं, जो सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान के। और आप पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वित्त विभाग में थे और वहाँ से फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में रिटायर्ड हुए। आजकल ये राजस्थान के इसमें सीपीआई एमएल में हैं और एक राजनीति के ऊपर पूरी एक अच्छी पकड़ रखते हैं, दृष्टि रखते हैं। इसलिए मैंने आज आपको कष्ट दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत हमारे इस मंच पे चौधरी साहब। धन्यवाद। अपन इस विषय पर
मतलब जो मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई है, मैं आपको दूँ इस पे बातचीत करने के लिए। उसके पहले मैं ये अपील कर दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो चौधरी साहब, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सारा एपिसोड हुआ, ये क्या स्लिप और टंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, इसलिए। लेकिन वो जिस तरह से, मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल उपहास उड़ाने जैसी ही थी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? धन्यवाद हिम्मत जी, आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन उठाया है। मैं मानता हूं कि भाजपा की राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसके पीछे 100 साल पुराने एक फासीवादी संगठन आरएसएस का खड़ा होना, उसकी ताकत होना और इतने सालों का भाजपा के राज का अनुभव, अनेक राज्यों में भी और अब लगभग 11 साल से केंद्र में, ये सब दिखाता है कि भाजपा का संविधान, संविधान के मूल्यों और संविधान की स्पिरिट में कोई विश्वास नहीं है उनका। हमारा जो संविधान है, जो जनतांत्रिक संविधान है, जो समतावादी है और जो न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करता है, सभी तरह के न्याय को, उसमें बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। आप जो ये बात कह रहे हैं कि वो तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, फिर ये अचानक बात कहां से आ गया? हाँ ठीक है, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, लेकिन जो मन में गहरे अंतर मन में इतने सालों से आरएसएस की शाखाओं में जाना, बीजेपी पर्दे के पीछे क्या राजनीति करती है, क्या विचार मंथन वहां चलता रहता है, वो उनके मन में रहता है और कभी कभी आवेग में वो चीजें बाहर आ जाती हैं। असल में भारत का संविधान, समता का सिद्धांत और सामाजिक न्याय का सिद्धांत उनको कभी पचा नहीं। आप तो जानते ही हैं, बल्कि आप तो पूरा देश जानता है, इतनी बहस इस पे हो गई है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लोकतंत्र स्थापना की जो लड़ाई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने भारत का संविधान जब लाया गया तो उसको कहा कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, ये तो सारा का सारा पश्चिमी है, इसमें मनुस्मृति की झलक नहीं है। फिर तिरंगा झंडा जब लाया गया तो उसका भी उन्होंने ये कह के कि 3 की संख्या ही हिंदू संस्कृति में और भारतीय संस्कृति जिसका नाम लिया जाता है वो अशुभ है। तो उनके मन में ऐतिहासिक रूप से कभी भी हमारी जो जनतांत्रिक प्रणाली और जो संस्थाएं हैं उनके प्रति कभी मतलब सम्मान रहा ही नहीं। और ऐसे मौकों पे वो चीज जो उनके मन में है, उनके अंतर मन में बैठी रहती है, उनकी चेतना में स्थायी है, वो प्रकट हो जाती है। इसलिए मैं उसको स्लिप ऑफ टंग बिल्कुल नहीं मानता। असल में उनकी मन की बात बाहर आ गई और मन की बात छिपाना उनकी एक राजनीतिक प्रणाली की, प्रजातांत्रिक प्रणाली में बने रहने के लिए मजबूरी है, क्योंकि उनको दलित वोट चाहिए, उनको ओबीसी वोट चाहिए। मूलतः जो पार्टी जो मनुस्मृति में विश्वास करने वाली पार्टी है, वो किस तरह से सामाजिक न्याय के साथ सामंजस्य स्थापित करे, ये उसका संकट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अचानक हुई है ये कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान पे जो 2 दिन की बहस है वो असल में बहुत बड़े दायरे को समेटती है। एक तो ये कि हमारे देश में हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में भी वैसे क्या हो रहा है, लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारे देश में हो क्या रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया की बात कर रहे हैं, और रोज उनके कारनामे ऐसे आते हैं जिसमें मतलब धर्म के आधार पे दुनिया भर का उत्पीड़न होता है, लिंग के आधार पे महिलाओं पर उत्पीड़न होता है, निचली जातियों पे उत्पीड़न होता है, उसको बिल्कुल नहीं बोलते, न कभी आरएसएस बोलता है। तो एक तो संकट ये है कि वो कांग्रेस को गाली निकालते रहे, बाबा साहब अम्बेडकर को तो गाली निकाल नहीं सकते सीधे, क्योंकि वो बड़ा सचेतन वोट बैंक है। दलित जातियों का हमारे देश में अब कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन आज की तारीख में सबसे सचेत राजनीतिक अगर कोई वोट बैंक है तो वो दलित जातियों का है, और इसलिए उसके डर के मारे उनका नाम तो ले नहीं सकते। उनको आजकल वो बिल्कुल हमारे अपने हर प्रोग्राम में सेंट्रल स्टेज पे अम्बेडकर साहब की फोटो लगाते हैं, तो ये तो उनकी मजबूरी है।
लेकिन साथ ही साथ ये सब जो हो रहा है, मैं समझता हूं इसके पीछे जो अडानी का नाम आया है, जो हमारे देश में पूंजीपति लूटपाट कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज लूटपाट कर रहे हैं, उस पे जो अमेरिका में एफआईआर दर्ज होने की एक स्थिति बन गई है, वहां मुकदमा चलने की स्थिति बन गई है, और जिसकी गहरी सांठगांठ है नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी और आरएसएस के साथ, उसको बचाने का जो संकट है, उसी ने उनको संविधान पे बहस करने को मजबूर किया, और अब उस संकट को छिपाने के लिए ये सारा आचरण इस तरह का हो रहा है। मैंने एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें मैंने भास्कर में छपी एक न्यूज को रेफर किया था। वो न्यूज ये है कि पूरी दुनिया में जो हाई नेटवर्थ वाली पॉपुलेशन है, हाई नेटवर्थ वाली पॉपुलेशन का मतलब जिनके पास निवेश योग्य सालाना आमदनी जिनके पास निवेश योग्य 8 करोड़ रुपए हो कम से कम, वो हाई नेटवर्थ पॉपुलेशन मानी जाती है। तो वहां एक एजेंसी की एक रिपोर्ट थी, जो दुनिया भर की एक जानी मानी फाइनेंशियल एजेंसी है, कि हाई नेटवर्थ वाली पॉपुलेशन के पास दुनिया भर में 48% संपत्ति हो रहा है। फिर मैंने गूगल करके देखा कि ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो पता चला कि ये सिर्फ 1.1% पॉपुलेशन है। तो केवल पॉपुलेशन के 1.18 हिस्से के पास 48% दौलत सिमट जाए, और वही राज्य चूंकि उसी तरह का निजाम भारत में चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था आजकल वही लोग चला रहे हैं, उनके दबाव में भी चल रही है, तो संकट बड़ा है। और संकट यह है कि देश की पॉपुलेशन को जो वंचित है, एक तरीके से किसान है, मजदूर हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास लाभकारी माने एक तरह से जीवन सम्मान योग्य जीवन चलाने जैसा कोई धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उस पॉपुलेशन को जिससे वोट भी लेना है, उसको कैसे रखा जाए, कैसे भ्रमित करके रखा जाए, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक भी बने रहने का ढोंग किया जाए। तो ये जो अंतर्द्वंद है, उसके कारण ये संकट प्रेसिपिटेट हुआ है, जो बीजेपी के एक बड़े नेता, जो एक तरह से दूसरे नंबर के नेता तो है ही, बल्कि असली सत्ता के बीच में केंद्र में वही अभी टिके हुए हैं, उनके मुंह से ये अंदर की बात निकल गई, और इसके चलते ये सब हो रहा है। सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी इस गेम में फंस गई है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, और जिस तरह से मतलब पिछड़ा, दलित और ओबीसी और ये आदिवासी वोट बैंक जो है, वो इनके इस से नाराज हो गया है। तो क्या इस समय आप देखते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, नीतीश और चिराग, नीतीश या नायडू, ये लोग क्या करेंगे? इनका भी तो वोट बैंक यही है। पहले मुस्लिम वोट तो इनसे छिटक ही चुका है, क्योंकि वो वक्फ के मामले में इन्होंने जो है मुस्लिमों का साथ नहीं दिया, और वक्फ जो है अभी भी मतलब बीजेपी ने उसको कानून बनाने की प्रक्रिया में चल रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये लोग इनके साथ ही रहेंगे, या निकलने की कुछ उम्मीद लगती है आपको? देखिए, इसकी एक संभावना तो बनी है, और उसकी संभावना इसलिए बनी है कि आपने जिन जिन के नाम लिए, नीतीश कुमार, पासवान, चिराग पासवान, नायडू वगैरह, इनको बड़े पैमाने पे एक इनका सामाजिक आधार दलित में भी है, अल्पसंख्यकों में तो है ही, लेकिन अल्पसंख्यकों से इनको कोई बहुत बड़ा उस तरह का कहना चाहिए कि खतरा नहीं लगता है, क्योंकि इन पार्टियों में भी अंदर खाने बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक विरोध इनकी राजनीति में भी है, उसको वो छिपा ले जाते हैं। और बीजेपी इस बात को जानती है, क्योंकि चूंकि बड़ा वोट बैंक इनके पास हिंदू वोट बैंक भी है, वो चाहिए, इसलिए सतत रूप से वो राजनीति को सांप्रदायिक कलेवर देती रहती है। लेकिन ये जो दलित का संकट है, दलित वोट बैंक हमारे देश में, दलित की आबादी और आदिवासी की आबादी अगर मिलाई जाए तो 27-28% आबादी होती है, और ये बड़ी आबादी है, और इसमें आज की तारीख में बीजेपी और इन पार्टियों की बड़ी हिस्सेदारी है। ये एक तरह से वास्तविक संकट मुंह आए उनके सामने राजनीतिक संकट खड़ा है। लेकिन अभी ये प्रेसिपिटेट जो हुआ है, इसके चलते ये कितना आगे चलेगा, मुझे तो लगता है चलेगा जरूर,
और ये एक इस एनडीए के अंदर जो है एक विखंडन पैदा करने की इसमें बड़ी संभावना है और इसके खतरे हैं। इसको बीजेपी अच्छे से समझ रही है और मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता बीजेपी बीच का निकालने की कोशिश करके कोई ऐसा लालच देके उनको करेगी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान के लिए तो वास्तविक खतरा है और बिहार बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आगे आने वाले राज्य का चुनाव अगली साल वहां पे राज्य की विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए हो सकता है कि उसमें कहीं कोई खटपटाहट हो और उसके चलते कुछ ना कुछ इस तरह की बात निकले। हालांकि उससे सरकार गिरने जैसी स्थिति तो फिर भी नहीं बनेगी, लेकिन एक बड़ा संकट बीजेपी के सामने राजनीतिक प्रबंधन का जरूर सामने खड़ा हो गया। सर, कल जो संसद के बाहर जिस तरह से हंगामा हुआ और धक्का मुक्की हुई और ये जो चार्ज लगाए गए राहुल गांधी पे, मुझे लगता है एक तो ये कि इनका जो शाह साहब ने जो बयान दिया उसको डिरेल करने का प्रयत्न था, लेकिन इसका मतलब कोतवाली तक जाना और फिर उस पर मर्डर का अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाना, ये कहाँ तक उचित है? मतलब राजनीति में अगर इतनी कटुता आ जाएगी तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? आपस में ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए। फिर ये किस तरह से जो है इस बात को आप देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोकतंत्र में इसका आचरण तो बिल्कुल ये तो गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक आचरण साफ दिखाई दे रहा है। जो राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज हो रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, वो अब तक के पब्लिक डिस्कोर्स से और जो चीजें आ रही है सामने उससे लगता है कि बिल्कुल झूठा है। हाँ, धक्का मुक्की वो चूंकि पार्लियामेंट में जाना चाहते थे और बीजेपी इस इश्यू को फिजल आउट करने के लिए, इसको दबाने के लिए एक इसका डाइवर्जन इश्यू डाइवर्ट हो जाए, इसके लिए वो कोशिश कर रही थी और उसके चलते ये सारा जो धक्का मुक्की हुई। अब मुझे लगता है उनका जो योजना है वो शायद राहुल गांधी को बाहर करने का बन गया है पार्लियामेंट से। हो सकता है कि जिस तरह से पहले राहुल गांधी के पीछे पड़ा, वो जानती है बीजेपी कि जो विरोध का न्यूक्लियस बन रहा है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के बिना नहीं बन सकता है और ये उनकी राजनीति के लिए वास्तविक संकट है। राहुल गांधी भले ही व्यक्तिगत तौर पे उनको बड़ा ज्यादा नहीं आंका जाता, लेकिन कांग्रेस का न्यूक्लियस जो है वो बने हुए हैं और इसलिए उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी को इस सारे कांड को एक बड़ा बाउंडर बना के इसको एक कानूनी वो सारा दे के और एक ऐसी स्थिति बना दी जाए कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए जैसे पहले हुआ, या एक तरीके से उनके लिए कांग्रेस के अंदर एक संकट खड़ा कर दिया जाए, तो ये सारा वो इस स्थिति से बचने के लिए, जिसमें मैं समझता हूं कि जो वर्तमान संविधान पे जो स्थिति बनी और बाबा साहब के को सम्मानित अमर्यादित भाषा में संबोधन की जो स्थिति बनी है, उसके कारण उससे भी ज्यादा अडानी का जो इश्यू है उसके सहित ये सारा जो मामला बन गया है, उससे बच निकलने का बीजेपी ये रास्ता निकालने की इस तरह से कोशिश कर रही है। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी का जो आचरण है वो एक तरीके से सड़क का जो आचरण होता है, उनके नेताओं का, पार्लियामेंट्रियंस का भी आचरण उससे भिन्न कभी भी था नहीं और है नहीं, और इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि उनकी योजना उनके पीछे यही है, ये इस इश्यू, ये जो विरोध उसके खिलाफ बन गया है एक तरह से दलित समुदाय का, इसमें जो राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, उसके बच के निकलने का एक रास्ता वो ढूंढ रही है। सर, लंबा हो गया वीडियो, लेकिन दो छोटे छोटे प्रश्न और हैं। एक तो कल उन्होंने मतलब ये जो अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर के और कांग्रेस ने और विपक्ष ने, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया इस पे और जुलूस वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें इन्होंने आईटी सेल वालों ने तस्वीर बदल करके जॉर्ज सोरेस की तस्वीर लगा करके हाथ में पकड़ा दी। तो एक तो ये है, तो ये क्या, ये मतलब जो क्या कार्रवाई इन्होंने, मतलब क्यों की ये कार्रवाई? और दूसरा ये है कि आप कल भी, और जब से प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आई है तब से वो कुछ न कुछ नया
कर रही है, कभी फिलिस्तीनी का बैग लेके आती है, कभी बांग्लादेश का बैग लेके आती है, और उसके भाषण भी बहुत तीखे और सीधे मार करने वाले होते हैं। तो आप उसकी भूमिका को अब पार्लियामेंट में और कल के सारे एपिसोड में और पार्लियामेंट में कैसे देखते हैं? कि निश्चित रूप से बीजेपी ने मतलब अपनी राजनीति में उनको जो डर लग रहा है और जो जिससे वो सत्ताविहीन हो सकते हैं, सत्ता से दूर हो सकते हैं निकट भविष्य में भी, वो कांग्रेस का ही उनको खास तौर से उसकी संभावना है, उसको डर लगता है। इसलिए वो पहले राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे, और उसका बहाना उनको टारगेट करने का मतलब, कांग्रेस को टारगेट करने का मतलब, कांग्रेस पे परिवारवाद का, नेहरू गांधी परिवारवाद है वहां पे, और इस बहाने कांग्रेस के अंदर संकट खड़ा कर देना और देश की जनता के सामने उनको विलेन के रूप में पेश करना, ये है। प्रियंका गांधी के आने के बाद में इसकी संभावना और बढ़ गई है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, और उसके साथ साथ में ये भी दिख रहा है कि जो विपक्षी एकजुटता है वो कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गई है, और इससे बीजेपी निश्चित रूप से एक तरह से गिर भी गई और घबरा भी गई है। और इसलिए इसकी एक दूसरी पृष्ठभूमि भी ये भी है कि बीजेपी के लोग अमेरिका और ट्रंप की बहुत पूजा करने जैसी स्थिति बना दी उन्होंने पिछले इतने सालों में। आपको तो याद ही होगा, देश की जनता को भी पता है कि मोदी ने भी कह दिया था वहां जाके कि अब की बार ट्रंप सरकार, जो एक तरह से राजनीतिक नौसिखियापन और ओछापन ही कहा जाएगा, दूसरे देश में जाके दूसरे देश की राजनीति में इस तरह से लोकतंत्र का मजाक बना देना, तो वहां से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही है मोदी और बीजेपी के लिए। वहां एक तरीके से जिस तरह से भारत के उत्पादों पे टैक्स लाद देने की ट्रंप की धमकी आई है, तो देश में बीजेपी के लोग और उनका आईटी सेल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, और जॉर्ज सोरोस नाम का जो व्यक्ति है, जो देश में बेसिकली लोगों के सामने बीजेपी को ये कला हासिल है कि किसी को भी विलेन कैसे पेश किया जाए। जॉर्ज सोरोस एक तरह बड़ा पूंजीपति है जो एक तरह से दुनिया भर में फिलैंथ्रोपी करता है, और वो खास तौर से प्रजातांत्रिक संगठन जो होता है उनको वो वित्तीय मदद और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स देता है। तो उसको एक तरीके से भारत विरोधी ताकत के रूप में पहचान बना के, चूंकि हिंदुस्तान की जो जनता है वो राजनीतिक रूप से बहुत ऐसे मामलों में बहुत गहरी रुचि नहीं रखती है, और उसके सामने जो तस्वीर पेश की जाती है उस तरह की तस्वीर को मान लेती है। और इसलिए इंदिरा गांधी का जो परिवार है, नेहरू गांधी का जो परिवार है, वो उनको वो जैसे कोई जॉर्ज सोरोस के इशारों पे काम कर रहे हो, ये देश को संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता तो अब इस बात को ठीक से जान गई है, और ये मतलब बीजेपी ही मतलब ये इन चीजों को सामने लाके ये राजनीतिक शिक्षा भी लोगों को दे देती है, गाए बगाए या अनजाने में ही, कि जॉर्ज सोरोस के बारे में आजकल लोग जानने भी लग गए हैं कि वो कोई देश विरोधी ताकत नहीं है, और जॉर्ज सोरोस का इस सारे संकट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि अडानी है, तो अडानी के खिलाफ अमेरिका में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, तो ये बात सामने रखे जाने की कोशिश की रही है कि अडानी को छोटा करने के लिए हमारे देश के हितों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, और इसलिए ये सब जॉर्ज सोरोस के इशारों पे हो रहा है। तो ये जॉर्ज सोरोस वाली बात बहुत चलने वाली नहीं है, वो भले ही कुछ ही करें। और सिंबॉलिक रूप से प्रियंका जो इन चीजों को सामने ला रही है, इसके चलते भी वो संकट में है। जैसे फिलिस्तीन की बात है, सारी दुनिया जानती है फिलिस्तीन में जिस तरह का संकट इजराइल ने, अमेरिका ने मिलके, बल्कि यूरोपियन देश भी उसमें शामिल है, जो हत्याकांड बड़े पैमाने पे हुआ है वो अब किसी से छुपा नहीं है, और तरह तरह के संकट उसके सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और इससे ये जो सांकेतिक राजनीति है प्रियंका की गांधी, वो बीजेपी को एक तरह से टीज कर रही है, चिढ़ा रही है, और इसलिए वो उनको चिढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरोस को सामने ला रहे हैं। मेरी इसके बारे में ये समझ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने सारे प्रश्नों के बहुत सलीके से और बहुत अच्छे लंबे उत्तर दिए। आप सब लोगों को भी धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखा, और ये अपील फिर से इसी बात पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो इशू उठा है,
ये इस तरह की नौसिखियापने से या चतुराई से समाप्त होने वाला नहीं है। ये दरअसल जनता के बहुत बड़े हिस्से में, मतलब 70-80% हिस्से में जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के और अपने आप को मानते हैं कि उनका जो ज़िंदगी, अब जो इंसानियत की ज़िंदगी मिली है वो उनके वजह से मिली है, अंबेडकर साहब के प्रयत्नों से मिली है, उनकी वजह से मिली है। और संविधान का असर तो सबने देखा ही है। पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर बीजेपी को 240 पर रोक दिया था। तो इसी टिप्पणी पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और समाप्त करने के पहले ये एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।